नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज यहाँ पर आपके लिए उत्तराखंड वन दरोगा का मॉडल पेपर के रूप में फिजिक्स के प्रश्नों को लिया गया है। तो टोटल यहाँ पर आपके 20+ प्रश्न हैं, तो टोटल 20 प्रश्न हैं। तो आपके टोटल 20 में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए, तो आप अपना स्कोर कार्ड जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। और लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनमें से काफ़ी प्रश्न आपके काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। तो आप देख सकते हैं आज का आपका जो पहला प्रश्न है वह है, निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम होगी। तो आपको बताना है कि किसकी आवृत्ति इन वेव्स में से सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स कौन सी है। ऑप्शन ए रेडियो वेव, ऑप्शन बी एक्स किरणें, ऑप्शन सी दृश्य प्रकाश, ऑप्शन डी गामा किरणें। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेडियो वेव्स। तो यहाँ पर ये जितनी वेव्स दी गई है, जितनी भी ये आपकी वेव्स दी गई है, इनमें सबसे कम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव्स है वो है आपकी रेडियो वेव्स। तो इसके बारे में जो आपको महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखनी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो जितनी भी वेव्स होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। तो जो सबसे कम होती है रेडियो वेव्स की आवृत्ति, फिर आती है माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड आता है, फिर आता है विजिबल लाइट जिसको बोलता है दृश्य प्रकाश, फिर अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन जो आपका यूवी रेडिएशन होता है, फिर आती है एक्स रे, और लास्ट में आती है गामा रे। तो यानी जो आपकी सबसे ज़्यादा जिसकी आवृत्ति होती है वह होती है गामा रे, और जो सबसे कम आवृत्ति होती है वह होती है आपकी रेडियो वेव्स की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, इसको आप जो है ज़रूर ध्यान में रखें। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, ध्वनि की उच्चता लाउडनेस किस कारक पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन सी आयाम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आयाम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ध्वनि की उच्चता होती है लाउडनेस, वह आपकी जो है आयाम जो आपका एम्पलीट्यूड होता है उस पर आपकी लाउडनेस जो है निर्भर करती है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, रॉकेट की गति किस नियम पर आधारित है। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संवेग संरक्षण के नियम। तो जो आपका रॉकेट की गति होती है यह आपका संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो जो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो आप ध्यान में जरूर रखें इस बात को कि इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है या संरक्षित रहता है। तो इसका बोलने का अर्थ यह है कि अगर कोई वस्तु है, उसके निकाय कोई सिस्टम है, वस्तु है, उस पर अगर कोई बाह्य बल कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे तो उसका जो टोटल आपका जो मोमेंटम होगा उस सिस्टम का वह हमेशा कांस्टेंट रहेगा या संरक्षित रहेगा। फिर आपको यहाँ से ध्यान रखना है जो संवेग, तो आप सभी को पता होगा जो संवेग यानी जो आपका मोमेंटम होता है वह होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। और इसका काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है P इक्वल टू एम बी। तो हम संवेग को आपका P से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर m है आपका द्रव्यमान, v है आपका यहाँ पर वेग। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है जो संवेग है यह एक आपकी सदिश राशि है। तो ये सारी बातें आपको जो है ध्यान में रखनी है। इसी के साथ जो है आपका जो आज का जो अगला प्रश्न है वो है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव कितना होगा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आधा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई कंडक्टर है, अगर उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस को हम हाफ कर दें तो उसका जो ऊष्मीय हीट इफेक्ट होगा वह भी आपका आधा हो जाएगा।
फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ध्वनि से, ऑप्शन बी ऊर्जा से, ऑप्शन सी प्रकाश से, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ध्वनि से। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डॉपलर प्रभाव है यह आपका ध्वनि से संबंधित है। तो इसके बारे में जो आपका जो डॉपलर प्रभाव होता क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है। इसी को आपका डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। तो अब आपको जो है ध्यान में रखना है कि जो डॉपलर प्रभाव इसमें होता है क्या, कि अगर कोई स्रोत है और कोई श्रोता जो सुनने वाला है, तो उसके उनके बीच में अगर अपेक्षिक गति हो रही है तो जो आपका सुनने वाला श्रोता होगा उसको जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो उसकी आवृत्ति होती है, जो आपकी मूल ध्वनि होती है, जहाँ से ध्वनि आ रही होती है, उससे या तो कम होती है या अधिक होती है। तो इसी को आपका डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो ये आपके जो डॉपलर साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस इफेक्ट की खोज की, तो इसीलिए इसका नाम डॉपलर प्रभाव पड़ा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन सी डायोप्टर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लेंस की क्षमता होती है उसको मेजर करने की जो यूनिट है वो है डायोप्टर। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, जो लेंस की क्षमता होती क्या है, तो आप देख सकते हैं किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण, जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, करने की जो उसकी क्षमता होती है उसी को हम जो है लेंस की क्षमता कहते हैं। तो ये आपकी जो है लेंस की क्षमता क्या होती है, इसके बारे में आप देख सकते हैं कि जो आपकी कन्वर्जेंस और जो डाइवर्जेंस करती है वो प्रकाश की किरणों को कोई लेंस, तो वह जो उसकी एफिशिएंसी होती है उसी को उसकी क्षमता कहा जाता है। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो है जो आपकी लेंस की क्षमता होती है इसको P से निरूपित करते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला P इक्वल टू 1/f, जो f है यहाँ पर यह आपकी फोकस दूरी है। और जो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है, इससे आपके डायरेक्ट प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि अगर किस आपको दे दिया जाएगा कि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो बताइए उसकी जो है क्षमता कितनी होगी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है एक डायोप्टर किसको कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। तो अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो कहा जाता है कि वह जो है उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्शन ए आर्किमिडीज, ऑप्शन बी बर्नूली, ऑप्शन सी पास्कल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पास्कल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं यह आपके पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो अब आपको जो है ध्यान रखना है कि जो पास्कल का सिद्धांत होता है वह होता क्या है। तो आप देख सकते हैं पास्कल का नियम द्रव स्टैटिक में दाब से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार स्थिर अवस्था में द्रव के किसी बिंदु पर लगाए गए द्रव दाब का मान सभी दिशाओं में समान होता है। और इसी प्रिंसिपल का यूज आपका जो आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं जितने भी आपके व्हीकल्स में, उनमें इसका यूज किया जाता है। तो ये इसमें होता क्या है कि जो आपका कोई स्टैटिक जो आपका लिक्विड होता है, कोई द्रव होता है, उस पर हम अगर कहीं पर आपका जो है बल प्रत्यारोपित करते हैं तो उसका जो बल होगा, उसका दाब जो होगा, सभी दिशाओं में समान रूप से आपका जो है संचरित होता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन ए
अमीटर, तो ये आपको पता होगा कि जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट, इसको आपका जो है अमीटर से इसको मापा जाता है। और जो आपका यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है बी वोल्ट मीटर, तो आपको ध्यान रखना है जो वोल्ट मीटर होता है इससे आपकी जो है वोल्टेज को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। और जो ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो गैल्वेनोमीटर है यह आपका एक तरह का इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। और इसका यूज हम करते क्या है कि जो डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, जो गैल्वेनोमीटर होता है, अगर आपसे पूछा जाए इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो जो सर्किट में स्मॉल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में जो आपकी करंट होती है, तो उसको मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। और जो आपका पोटेंशियोमीटर ऑप्शन डी है, अगर आप इसके बारे में पूछा जाए, तो पोटेंशियोमीटर आपका एक वेरिएबल रजिस्टर या रियोस्टेट होता है। और इसका यूज आपका वोल्टेज को मेज़र करने के लिए किया जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट किस ताप पर समान होते हैं। तो ये प्रश्न भी आपका काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी -40 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट होता है यह -40 डिग्री पर एक समान होते हैं। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है वह है पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो आपको बताना है कि जो पृथ्वी होता है वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका पृथ्वी होता है वहाँ पर आपका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, इसको स्मॉल जी से आपका डिनोट किया जाता है। तो इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जो गुरुत्वीय त्वरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में भी एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस गुरुत्व बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो होता क्या है कि आपका जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण कोई वस्तु होती है उसमें एक त्वरण आपका उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार का जो त्वरण होता है इसको गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और आपका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका मान पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। तो पृथ्वी के हर एक स्थान पर आपका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है इसे स्मॉल जी से व्यक्त किया जाता है। और जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका मान पृथ्वी के केंद्र पर, यानी जो पृथ्वी का सेंटर होता है वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। और यह प्रश्न भी आपका काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि आपका पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका गुरुत्वीय त्वरण वहाँ पर 0 होता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है जब तेज प्रकाश आँख में आता है तो पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन ए छोटी हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपका तेज प्रकाश आँख पर पड़ता है तो आपकी जो पुतली होती है इसका आकार सिकुड़ जाता है, यह छोटी हो जाती है जिससे कि आपका कम से कम मात्रा में प्रकाश एंटर करे। और इसी प्रकार जब आप अंधेरे में जाते हो तो अब आपकी पुतली का आकार बढ़ जाता है जिससे कि अधिक मात्रा में प्रकाश उसमें प्रवेश कर सके और आपका जो है ऑब्जेक्ट चित्र बन सके। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगला आपका जो आज का प्रश्न है वो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन सी टेस्ला। तो आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो आपका मात्रक है वो है टेस्ला। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है वर्षा की बूंद किस कारण गोल होती है। ऑप्शन ए केशिकत्व, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी श्यानता या ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव के कारण। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव के कारण। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी रेन ड्रॉप होती है वह गोल आपका पृष्ठ तनाव के कारण होती है। और जो पृष्ठ तनाव होता क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव न्यूनतम पृष्ठ ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, द्रव के इस गुण को पृष्ठ तनाव
कहते हैं। और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर पृष्ठ तनाव की यूनिट अगर आपसे पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है वह होती है न्यूटन पर मीटर। और पृष्ठ तनाव होता क्या है कि किसी भी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव न्यूनतम पृष्ठ ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, तो द्रव की इस गुण को ही पृष्ठ तनाव कहा जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है वायुमंडल में बादल किस कारण तैरते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए घनत्व। तो आपको याद रखना है कि जो वायुमंडल होता है एटमॉस्फेयर में जो आपके जो बादल तैरते रहते हैं, तो ये आपका जो घनत्व यानी जो डेंसिटी होता है उसके कारण यह तैरते रहते हैं। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है सौर सेल बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिलिकॉन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके जितने भी आपके सोलर सेल होते हैं और जो आपके अर्धचालक होते हैं उनके निर्माण में आपका सिलिकॉन का यूज किया जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की। ऑप्शन ए फैराडे ने, ऑप्शन बी मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी लेंज ने या ऑप्शन डी एम्पियर ने। और आपका सही जवाब होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी आपकी ऑप्शन ए फैराडे ने। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इसकी खोज फैराडे के द्वारा की गई। और अब आपको ध्यान रखना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये होता क्या है आप देख सकते हैं किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों पर बीच में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है इसमें होता क्या है कि किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी चालक तो रहते हैं तो उस चालक के सिरों पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इसी को आपका जो है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। फिर आज का आपका जो है अगला प्रश्न है वो है किसी वस्तु का न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है। यह प्रश्न भी आपका काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु का जो न्यूनतम संभव ताप है वो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन सी धनात्मक। तो जो आपका उत्तल लेंस होता है उसकी जो क्षमता होती है वह होती है धनात्मक। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऊष्मीय। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका विद्युत फ्यूज जो घरों में यूज होते हैं यह आपके जो आपका विद्युत धारा का जो आपका जो है हीटिंग वाला इफेक्ट होता है ऊष्मीय प्रभाव होता है उस पर आपके विद्युत फ्यूज कार्य करते हैं। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सामान्य आंख होती है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये थे आज के टोटल आपके जो 20 प्रश्न वो आपके जो हैं समाप्त हो चुके हैं। तो टोटल 20 में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए अपना स्कोर आप कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और फिर आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है तो वह प्रश्न है आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है। ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आप सभी लोग इसका जवाब
कमेंट कर कर ज़रूर बताएं और साथ ही में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि 20 में से आपके टोटल कितने प्रश्न सही हुए। और वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें। जल्दी से वीडियो को दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दें। तो शेयर करने से ये फ़ायदा होगा कि हम लोगों को पता लगता है कि आप लोगों को जो है मटेरियल पसंद आ रहा है। तो आप ज़रूर वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर कर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। धन्यवाद।